आज ज्योग्राफी का पहला क्लास है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी के उन सभी टॉपिकों को जो एग्जाम से रिलेटेड है। ज्योग्राफी का उस क्षेत्र से हम लोग बात करेंगे जहां से एग्जाम बनते हैं और मुख्य रूप से हम लोग उस जगह को टारगेट कर रहे हैं जहां पर यूपीएससी में या हमारे पीसीएस में, बिहार स्पेशल, बीपीएससी में, या जो बीपीएससी के रिगार्डिंग दो तरह से जो एग्जाम है, एक हमारा सिविल सर्विसेज के लिए जो अभी 69 होने वाला है, 69, और दूसरा टीचर के लिए जो अगस्त माह में घोषित है कि 19, 20, 26, 27 अगस्त को एग्जाम लिए जाएंगे। तीसरा हम लोग उस क्षेत्र को टच करेंगे जहां से बिहार दरोगा के लिए जो एग्जाम लिए जाते हैं वहां पर प्रश्न पूछे जाएंगे, और साथ में हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि जो जनरल कंपटीशन के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी इसका लाभ मिले, चूंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो एमसीक्यू आते हैं उस एमसीक्यू पर हम लोग साथ साथ बात करते चलेंगे। तो ज्योग्राफी में बहुत सारे टॉपिक हैं जहां से प्रश्न बनते हैं और एक एक टॉपिकों पर हम लोग एक एक करके बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है। कंपटीशन के एग्जाम में कभी भी एमसीक्यू के रूप में डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है, तो फालतू में डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर के उन चीजों को छोड़ दें जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो ज्योग्राफी में जो टॉपिक हैं वह दो तरह के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। एक होगा फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जहां से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी में जो जिन जिन टॉपिकों को हम टच करेंगे वो मुख्य रूप से होंगे जैसे ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, दूसरा सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल से सवाल होंगे। तीसरे जो टॉपिक होगा उसके बाद सौर मंडल से हम लोग सीधे पृथ्वी पर आ जाएंगे, और जो पृथ्वी के विभिन्न आयाम है उसको लेकर के यहाँ से हम लोग विस्तृत जो क्लास है इसको एक एक करके देखेंगे। तो आप इस पूरे, यह एक सीरीज होगा जिसमें आप बने रहें, और यदि आपको कोई परेशानी हो रहा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट के जो ज्योग्राफी है इस प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी के एक एक टॉपिक हम लोग वहां पर एक एक करके सारा वीडियो को कंटिन्यूअस डाल देंगे, जहां से आप सभी टॉपिकों को आसानी से समझ सकते हैं, आपको समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। जो पहला टॉपिक है आज जो हम लोग करने वाले हैं उसमें हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड से रिलेटेड आज के क्लास होंगे। तो अगर आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, कॉपी पेन ले करके और जो जो नोट करने वाली चीजें हैं उसको साथ में नोट करते चलिएगा, और बाकी सारा जो चीजें हैं आप ICS IAS एकेडमी का आप प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और इस प्ले स्टोर पर आपका पेड जो सब्सक्रिप्शन है वहां से आपको PDF या नोट्स मिल जाएंगे। या फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मुख्य हिस्सा है जो आपके लिए अनिवार्य है उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री कंटेंट में भी उपलब्ध करा देने का प्रयास करेंगे। तो आप इसको करके या तो आप पेड कोर्स परचेज कर लें, बहुत कॉस्टली नहीं आएगा, मात्र 1100 रुपये का ये पूरा जो सिलेबस है वो पूरे सिलेबस के लिए 1100 रुपया हम लोगों ने रखा हुआ है। तो आप या तो पेड कोर्स खरीद लें या फ्री ऑफ कॉस्ट आप लेते चलें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब ब्रह्मांड पर।
अगर हम ब्रह्मांड कहें तो ब्रह्मांड हमारे जो ऊपर अंतरिक्ष को हम देख रहे हैं, यह एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम ऊपर की ओर देखें तो असीमित दायरा है इस ब्रह्मांड का। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंटर। जॉर्ज लेमेंटर ने यह बताया था कि ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति है वह एक घटना थी जिसमें प्रारंभिक समय में जब ब्रह्मांड ये मौजूद नहीं था, उस समय भी इस पूरे जो क्षेत्र था एक शून्य की अवस्था में रही थी, और शून्य की अवस्था में होते हुए भी यहाँ पर दो प्रकार की चीजें मौजूद रही थी। एक को बोलते हैं हम पार्टिकल्स यानी कि अणु या पदार्थ के कण, और जो दूसरी चीजें थी वो था ऊर्जा। और इसी के संयोग से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस ब्रह्मांड के उत्पत्ति के से संबंधित कई वैज्ञानिकों का अलग अलग अपना दावा है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग सिद्धांत दिया है, लेकिन जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है वो काफी महत्वपूर्ण है, और इस सिद्धांत को हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। यानी कि जॉर्ज लेमेंटर ने जिस सिद्धांत को दिया उसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। आपके लिए यह एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित सबसे जो ऑथेंटिक सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है? बिग बैंग थ्योरी है। और इसको दिया किसने? जॉर्ज लेमेंटर ने दिया। जॉर्ज लेमेंटर ने बताया कि अगर मान ले कि ये ब्रह्मांड जो प्रारंभिक दौर में थी, यहाँ पर शून्य की अवस्था था। शून्य की अवस्था मतलब कि ब्रह्मांड में कोई वस्तु मौजूद नहीं थी। ये ग्रह नक्षत्र जितने भी आज आप देख रहे हैं इसकी उपस्थिति नहीं थी। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो कण हैं, एक कणों की उपस्थिति थी, ऊर्जा का उपस्थिति था, और इसी ऊर्जा और कणों के समायोजन से यह जो जे अगर आप एक गुरुत्वाकर्षण का आपने नाम सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पर जितने भी मौजूद कण थे इस पूरे ब्रह्मांड में, इस सबों में आकर्षण हुए, और आकर्षण के उपरांत सभी कण एक समय सारे सिमटते चले गए। इसे मान लीजिए कि ये वाला कण है, तो अगर ये बड़ा है तो इसको खींच सकता है ना, ये अगर बड़ा हो गया तो इसको खींच सकता है, ये बड़ा है इसको खींच सकता है, ऐसे ही अगर ये बड़ा है तो ये सबको खींच सकता है। तो इस तरह से ये पूरे ब्रह्मांड के जो कण थे ना, वो धीरे 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 सिकुड़ते सिकुड़ते एक समय ऐसा आया कि पूरे ब्रह्मांड के जो कण है वह एक जगह एक गोले के रूप में परिवर्तित हुआ। और इस गोले में अंतर आणविक बल के कारण, जैसे मान लो कि कोई गोलीय वस्तु हो और उसको हम बाहर से दबा रहे हो, तो उसके दबने की एक सीमा होगी, उस सीमा के बाद में उसमें विस्फोट हो सकता है। तो इस स्थिति में जब ये इसकी अंतर आणविक बल एक सीमा को पार की तो इसमें एक विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट को हम बोलते हैं महाविस्फोट की घटना। और जो महाविस्फोट की घटना थी, इसी घटना के उपरांत जो उत्पत्ति होने वाले जो चीजें थी वो था हमारा ऊर्जा विशाल मात्रा में, पदार्थ और अन्य गैस, और इन्हीं तीनों चीजों के समन्वय से हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अगर आज के दौर में हम, आज के समय में अगर हम ब्रह्मांड को देखें तो ये हमारा ये प्रारंभिक रूप से बनी हुई हमारा ब्रह्मांड, जिसमें एक रोटेशन उत्पन्न हुआ, और उस रोटेशन के उपरांत इसमें कई गैलेक्सियों के निर्माण हो गए। आप ये देख रहे होंगे, यह एक रोटेट घूमती हुई एक गैलेक्सी है जो, अच्छा, ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। इससे संबंधित आपसे जो प्रश्न पूछे, हम टू द पॉइंट आपसे बात कर रहे हैं। बहुत चीजें इसमें हम लोग को विस्तृत नहीं करने हैं, क्योंकि अगर यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित आपको सिद्धांत पढ़ने हैं, उत्पत्ति के सिद्धांत,
फिर आपको पढ़ना है कि जो गैलेक्सियां हैं, जो उसके जो अन्य अवयव हैं, वह कैसे मूव करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन प्री क्लासेस के लिए जो हमारा प्रारंभिक परीक्षाएं होती हैं उसमें ये सारे की आवश्यकता नहीं है। हमें जो इसमें करना है वो मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूं कि आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत किसने दिया, तो जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दिया गया। लेमेंटर ने जो सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत को हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। तीसरा जो इससे प्रश्न आता है कि प्रारंभिक दौर में जो ब्रह्मांड में शून्य की अवस्था में मौजूद जो कण थे वे कौन से थे। तो उन कणों को हम आज जो वैज्ञानिकों ने जिस रिसर्च को किया है, इस रिसर्च में उन्होंने बताया है कि हाल ही में हमने एक सर्न के द्वारा यूरोपियन एजेंसी यूरोप और आप अगर एक मैप में थोड़ी सी और फ्लैशबैक चल करके बताता हूं। इसे मान लीजिए कि ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, थोड़ा सा मैं खुद ही ड्रॉ कर लेता हूं। तो ऐसे ये इंडिया है, ये आपका इंडोनेशिया है और ये आपके यहाँ पर अफ्रीकन कंट्री है, ये अफ्रीका है। तो यहाँ पर ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है ना। और इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने पाया कि अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये इसलिए हो रहा था कि जो प्रारंभिक दौर में जो कण थे उसमें किस प्रकार की टक्कर हुई, कैसे आकर्षण हुआ, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं वो कैसे टकराए, जिसके कारण जो प्रारंभिक कण की जो निर्माण हुआ, जो प्रारंभिक पदार्थ बने वो किस प्रकार के रहे होंगे। तो सर्न के द्वारा, सर्न एक संस्था है, तो इस सेंटर फॉर यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च से संबंधित यह एक संस्था है। और इस संस्था ने जो अपना रिसर्च दिया, इस रिसर्च में इसने बताया कि प्रारंभिक दौर में जो कण बने थे उसी प्रकार के हमारे कुछ कण बने। तो जो पहले कण मौजूद था उस कण को बोलते हैं हम गॉड पार्टिकल। क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल। और जो अभी हम लोगों ने रिसर्च करके पाया है उसमें दो वैज्ञानिकों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो उनके सम्मान में हम लोगों ने उनका नाम रख दिया है। एक का नाम था हिग्स और दूसरे का नाम बोसॉन। तो इसका नाम हमने रख दिया हिग्स बोसॉन। यानी कि अभी इस रिसर्च में जो कण हमें मिले हैं इस कण का नाम हिग्स और बोसॉन रख दिया गया। अगर सर्न से संबंधित कोई प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये है कि इसका जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो कहां पर चल रहा है, तो यूरोप के फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य में चल रहा है। स्विट्जरलैंड के मध्य में ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, स्विट्जरलैंड। इसमें जो मिला हुआ जो पदार्थ है उसको गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन बोलते हैं। अच्छा, इससे और कि इससे जो ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ, इस ब्रह्मांड के निर्माण के दौरान जो ब्रह्मांडीय जो पिंडों का निर्माण हुआ उस पिंडों में कौन कौन से पिंड हैं, तो पहला हमारा गैलेक्सी है। अच्छा, गैलेक्सी, ये सारा चीजों पर अभी हम एक एक करके बात करेंगे कि गैलेक्सी क्या होती है। फिर इन गैलेक्सियों में करोड़ों तारों का निर्माण हुआ। ये जो तारा है इसमें हमारा एक तारा सूरज है। तो सूरज और उसके आसपास में उसके जो चक्र लगाने वाले जो ग्रह हैं इसको सामूहिक रूप से हम सौर मंडल बोलते हैं। तो सौर मंडल के जो परिप्रेक्ष्य हैं और इसी में हमारी पृथ्वी है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और ये सारे एग्जाम के लिए आप महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया जॉर्ज लेमेंटर ने। जो सिद्धांत दिया उसको बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यूरोप में जो एक रिसर्च चल रहा है उसको सर्न बोलते हैं।
इस सर्न के द्वारा जो कणों का खोज हुआ है इसको हिग्स बोसॉन बोलते हैं। यह जो रिसर्च है वो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य चल रहा है। दूसरा कि जब हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तो उसमें कुछ आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से गैलेक्सी, तारे और सौरमंडल हमारा महत्वपूर्ण है। तो इन गैलेक्सियों के बारे में एक बार देखिए। अगर मान लीजिए कि हमारा जो गैलेक्सी है वो यहां, ये देखिए, ये पूरा ब्रह्मांड है हमारा। अच्छा, इस पूरे ब्रह्मांड में यह एक गैलेक्सी है। गैलेक्सी जो होती है वह तारों के समूह को कहा जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारा जो करोड़ों स्टार्स हैं वह सभी को एक जगह अगर मिला दें तो वो क्या कहलाएंगे? गैलेक्सी। गैलेक्सी को हम बोलते हैं मंदाकिनी। तो मंदाकिनी का जो निर्माण है वह ब्रह्मांड के निर्माण के साथ ही हुआ। और ये जो मंदाकिनी है यह एक तारों का समूह है। तारों के समूह को हम क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। अब इसमें देखो अरबों तारे हैं, ये बहुत सारे तारे हैं जो इस मंदाकिनी में शामिल हैं। और जो प्रत्येक तारा है ना, ये भी यह अपने आप में एक सोलर सिस्टम के समान है। ये एक मंदाकिनी है, यहाँ एक जो मंदाकिनी है, ये मंदाकिनी है, यहाँ एक मंदाकिनी है। अब डिस्टेंस के अनुसार देख रहे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में जो मंदाकिनियों की संख्या है वह अरबों की संख्या में है। लेकिन इन अरबों में से हम लोगों ने आज तक जो ढूंढ निकाला है वह मात्र 13 मंदाकिनियों के बारे में हम लोग अभी तक समझ पाए हैं। अच्छा, इस 13 में हम जहां पर हैं इस मंदाकिनी को हम बोलते हैं दुग्ध मेखला। इसको बोलते हैं दुग्ध मेखला, या इसको हम बोलते हैं मिल्की वे। इसको क्या बोलते हैं? मिल्की वे। अच्छा, इसका जो आकार है ना वो सर्पिलाकार है। यह है सर्पिलाकार, सांप के जैसा, मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा। ये इसकी जो आकृति है वह टेढ़ा मेढ़ा है। जो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, देखो ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना वो स्थिर नहीं है। ब्रह्मांड के सभी जितने भी ये आकाशीय पिंड हैं वह घूम रहे हैं और चलते हुए यह एक चक्र लगा रहे हैं। तो ये जो मंदाकिनियां है ना ये भी घूम रही हैं। किसके चारों ओर घूम रही हैं? इस पूरे ब्रह्मांड के चारों ओर घूम रही हैं। ऐसे इनका जो घुमाव है उनका एक पथ है जो इस तरह से ये चल रही हैं। अच्छा, ये जितनी भी मंदाकिनियां हैं इनको चलने में जो टाइम लगता है, ये पूरा जो पीरियड है इनका, एक चक्र लगाने में जो इनको समय लगता है इसको हम बोलते हैं कॉस्मिक या ब्रह्मांड वर्ष। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। बहुत ही गौर से इसको नोट करते चलिएगा। गैलेक्सियां जो ब्रह्मांड का चक्र लगाती हैं, एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं हम ब्रह्मांड वर्ष। उसके बाद में दूसरा, जो ये गैलेक्सी है इसके अंदर बहुत सारे तारे हैं। अब गैलेक्सी इस पूरे ब्रह्मांड का चक्र लगा रही है और जो तारे हैं ना ये इस गैलेक्सी में चक्र लगा रहे हैं। ये सब स्थिर नहीं है, ये सब के सब चल रहे हैं। तो ये जो गैलेक्सी के अंदर जो तारे अपना चक्र लगाते हैं ना इसको हम बोलते हैं सौर्य वर्ष या सोलर ईयर। इसको क्या बोलेंगे? सोलर वर्ष या सौर्य ईयर। अच्छा, सौर्य वर्ष में अब ये मान ली कि ये सोलर वर्ष, ये सोलर है, हमारा एक तारा है जो इसके चारों ओर घूम रहा है। इस तारे के चारों ओर कुछ ग्रह हैं, ये घूम रहे हैं। अब इन ग्रहों को जो चक्र लगाने में जो समय लगता है इसको हम अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग नामों से जानते हैं। और ये जितने भी ग्रह हैं और इसके एक तारा, इस तारा को जैसे मान लेंगे ये सूरज है, सूर्य को ले लें, तो अगर हम सूर्य को बाहर निकाल लें ना तब हम इसको बोलेंगे सौर्य मंडल। क्या बोलेंगे? सौर्य मंडल। तो सौर्य मंडल का जो वास्तविक परिभाषा है वो ये है
कि सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों को सामूहिक रूप से हम सौरमंडल कहते हैं। आइए सीधे हम लोग सौरमंडल पर बात कर रहे हैं कि आखिर सौरमंडल जो है वह किस प्रकार का है या कैसे काम करता है। सौरमंडल को एक फिगर पर हम लोग समझ रहे हैं कि आखिर सौरमंडल कैसे काम करता है। थोड़ा सा इसको सोलर सिस्टम को हम लोग देखते हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम है। इसमें इस सोलर सिस्टम में ये जो अंदर वाला जो हिस्सा है ये हमारा है, इसको देखिए, ये हमारा सूरज है ना, ये हमारा सूरज है, ये सूरज रहा। अच्छा, सूर्य के चारों ओर ये ग्रह है, ये ग्रह है, यहाँ ग्रह है, ये बहुत सारे। अभी इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके हम लोग देखें, अगर यहाँ पर देखिए, ये यहाँ ग्रह है, ये यहाँ ग्रह है ना, फिर यहाँ पर ग्रह है, एक बुध है, यहाँ पर है। तो ये सारा जो ग्रह है ना, ये चक्र लगा रहे हैं। किसके चक्र लगा रहे हैं? अब देखिए कैसे ये जो है ना, ये कैसे मूव कर रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम इन या जूम आउट करके आपको शेयर करें, दिखाएं चीजों को, तो देखिए सूरज है, या हमारी पृथ्वी है, या वीनस है। वीनस मतलब बृहस्पति। इसके अलावा थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, यहाँ पर हमारा शनि है। ये देखिए, ये शनि काफी दूर है सूरज से। हमारे जो शनि है वो काफी दूर है इस सिस्टम में। यहाँ पर ये शनि। अच्छा, इस पूरे सौर मंडल में आप एक चीज नोटिस किया कि जो सौर मंडल है हमारा, इसमें सेंटर में हमारा सूरज है और इसके चारों ओर ये मंगल ग्रह है, ये पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है। सभी ग्रह यहाँ पर इसके चारों ओर चक्र लगा रहे हैं। अगर इसको एक बार प्ले करके आप देखें तो ज्यादा चीजें आपको समझ में आए, ये कैसे ये मूव कर रही हैं। ये इसका एक रोटेशन पीरियड है और इस तरह से ये लगातार ये घूम रही हैं। अगर देखिए तो इसे रोटेशन में सूर्य भी स्थिर नहीं है, सूर्य भी चल रहा है, पृथ्वी भी चल रही है, वीनस भी चल रहा है। जितने भी ग्रह हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, सब के सब एक दूसरे के समक्ष, एक दूसरे के साथ साथ ये चल रहे हैं। तो इस पूरे जो सिस्टम है हमारा, जो सोलर सिस्टम है, इसी सिस्टम को हम लोग को एक बार पढ़ लेना है। जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो ये पूछा जाता है कि आप ये सारा चीजों को नोट करते चलेंगे, या साथ में आप क्या करेंगे कि लास्ट में आप हमारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर ये सारा नोट्स के रूप में आपको मिल जाएगा। ये हमारा मरकरी है, मरकरी मतलब बुध। ये हमारा अर्थ है, अर्थ मतलब पृथ्वी। ये वीनस है, वीनस मतलब शुक्र। ये मार्स है, मार्स मतलब मंगल। ये जुपिटर है, जुपिटर मतलब बृहस्पति। तो ये सब के सब एक एक करके हम लोग इसमें बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या आता है वो समझिए। ऑब्जेक्टिव ये आएगा कि सूर्य ब्रह्मांड में घूमते हुए मंदाकिनी का जो चक्र लगाता है, इसको क्या बोलते हैं? सौर वर्ष। सूर्य के द्वारा एक चक्र पूरा करने के जो अवधि है उसको हम बोलते हैं सौर वर्ष। दूसरा प्रश्न ये है कि सौर मंडल में जो प्रधान है या जो सेंटर में है वो हमारा सूरज है।
सूर्य को हम प्रधान बोलते हैं या इसको मुख्य सदस्य बोलते हैं। यह केंद्र में स्थित है और इसके चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वो सब के सब इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तीसरा जो इससे प्रश्न होता है वो ये कि पृथ्वी से सूर्य का दूरी कितना है, तो ये लगभग 15 करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर, सॉरी, तो ये इसका जो डिस्टेंस है वह 15 करोड़ किलोमीटर है। जब सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक आती है, इसको पहुंचने में इसको 8 मिनट का समय लगता है। चौथा जो प्रश्न है, पांचवा, ये पूछा जाता है कि सूर्य का पृथ्वी के साथ जो संबंध है उसमें सूर्य से पृथ्वी का दूरी और सूर्य के एक चक्र पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो सौर मंडल से मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं यही है। सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है, यह प्रकाश जब पृथ्वी पर आती है तो यह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से यह धरातल तक आती है। तो ये जो प्रश्न में पूछा जाता है ना कि कितना के स्पीड से आती है या प्रकाश का जो स्पीड होता है वह कितना होता है, तो इसको कई तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला कि यह लिख सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर है। हम दूसरा लिख सकते हैं कि 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड है, सॉरी 8 मीटर प्रति सेकेंड है। तो ये तीनों जो स्पीड हैं यह तीनों के तीन सही हैं। अगर विकल्प में आपका होता है कि प्रकाश का जो स्पीड है वह कितना है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ये दूसरा विकल्प हो सकता है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड है, ये भी सही है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर के जो प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं वो प्रकाश के गति से संबंधित। अच्छा, जो प्रकाश गति है उस गति का जो मात्रक है वो एक होता है पारसेक, एक होता है पारसेक, दूसरा है इसको बोलते हैं जैसे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष यह काफी दूर के मापन के लिए उपयोग होता है। तो जो गति है इसमें जो प्रकाश वर्ष है इसका मतलब समझिए। प्रकाश वर्ष कहने का मतलब है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में, कितना वर्ष में, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। अब प्रकाश ने एक वर्ष में कितना दूरी तय किया, अगर यह 1 सेकेंड में जा रहा है 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर कितना में गया, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो अब 1 मिनट में निकाल लीजिए 3 × 60 लाख लिख सकते हैं। या फिर ये अगर हम घंटा में निकाले तो 3 × 60 × 60 लिख सकते हैं। या फिर इसको 24 घंटा में निकाले तो 3 × 60 × 60 × 24 कर सकते हैं। या फिर हम इसको एक वर्ष में निकालना चाहें तो 3 लाख × 60 × 60 × 24 × 365। तो इस तरह से करके हम एक प्रकाश वर्ष का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। आप अगर गणना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो प्रकाश वर्ष है एक साल में जो दूरी तय कर रहा है वह इतना अधिक है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा
एक वर्ष में तय की गई प्रकाश के द्वारा दूरी है। और ये जो प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष में जो तय किया हुआ दूरी है वो यही है। दूसरा होता है पार्सेक, मतलब कि 3 × 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी कि एक साल में प्रकाश के द्वारा जो तय की गई दूरी थी वह है प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष को अगर हम 3.26 से गुना कर दें तो हमें मिल जाएगा पार्सेक, यानी कि एक पार्सेक में 3.26 × 1 प्रकाश वर्ष। तो ये हमारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्री में वह इसी से संबंधित होता है। फिर नेक्स्ट जो हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे अभी, उसमें यदि आपने इसको नहीं किया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट अगले पर बात करेंगे। हालांकि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न होता है वो है सूर्य से संबंधित। सूर्य, तो ये रहे हमारे सूर्य। सूर्य को थोड़ा सा हम एक्सपेंड करके और इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। सूर्य, अब इस स्थिति को समझिए। ये वह केंद्रीय हिस्सा है यह सूर्य का वह केंद्रीय हिस्सा है जहां पर सूर्य का तापमान सबसे मैक्सिमम होता है। ये सूर्य का वह केंद्रीय हिस्सा है जहां का जो तापमान है वह मैक्सिमम होता है। और यहाँ का जो तापमान है वो है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। जो सूर्य के केंद्रीय हिस्से का जो तापमान है वह 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका जो बाहरी वाला हिस्सा है ना, इसका जो तापमान है वो है कुल मिलाकर मात्र 6000 डिग्री सेल्सियस। देखिए कितना अंतर है, अंदर का 1.5 करोड़ और बाहर का 6000 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो सूर्य है, इस सूर्य के अंदर गैसीय उपस्थिति है, और जो गैसेस हैं, ये गैस का जो उपस्थिति है ये इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, ये 2 गैसों की उपस्थिति है। हालांकि सॉरी, थोड़ी देर अभी लाइव क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो लाइव कर ले, फिर आपसे बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। अभी बच्चे अभी ऑनलाइन है तो थोड़ा समय आप दीजिए। तो अब ये समझिए कि ये जो गैसेस हैं इसमें हाइड्रोजन्स हैं। यहां पर नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा, नाभिकीय संलयन, और यह जो नाभिकीय संलयन है, संलयन और विखंडन समझिए क्या होता है। अगर मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि नाभिकीय संलयन है, तो संलयन का अर्थ है कि इसमें जो 2 बड़े अणु है, सॉरी 2 छोटे अणु, जैसे मान लीजिए संलयन हो रहा हो तो ये छोटा अणु है, ये छोटा, ये दोनों आपस में अगर मिल जाएं तब इसको हम बोलेंगे नाभिकीय संलयन। और यदि एक बड़ा अणु ये टूट करके और 2 भागों में विखंडित हो जाए तब हम इसको बोलेंगे विखंडन। ये 2 स्थितियां हैं। अगर एक बड़ा अणु अगर टूट करके, बड़ा अणु टूटता है
और टूट करके अगर छोटे छोटे दो नाभिकों में परिवर्तित हो जाए तब इसको हम बोलते हैं संलयन की क्रिया, संलयन। और यदि एक दो छोटे छोटे नाभिक अगर आपस में मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो हम इसको बोलते हैं विखंडन की क्रिया। अच्छा, यहां पर जो होने वाली क्रिया है इसमें 4 हाइड्रोजन नाभिक आपस में मिल करके, 4 हाइड्रोजन नाभिक मिल करके और एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। तो जब ये 4 हाइड्रोजन नाभिक आपस में मिलते हैं तो इससे मिल करके बनने वाला जो हीलियम है, इस स्थिति में एक भारी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है और यही ऊर्जा हमारे पृथ्वी तक सोलर फ्लेम के रूप में या हमारे पास तक पहुंचता है। अच्छा, ये जो विकिरणें जब पहुंचती हैं हमारे पास तब हम इनको सौर विकिरण बोलते हैं। और सौर जो विकिरण है, सौर विकिरण, ये एक शॉर्ट वेव होती है, एक लघु तरंगे हैं जो काफी शक्तिशाली हैं और ये हमारे पृथ्वी तक आती हैं। अच्छा, ये जब हमारे पृथ्वी पर चलती है ना तो इसमें समझिए कि पृथ्वी पर चलने वाली जो सोलर फ्लेम है यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलती हैं। यह एक शॉर्ट वेव है और शॉर्ट वेव में ऊर्जा का जो मात्रा है वह मैक्सिमम है, उच्चतम है। और उच्चतम होने के वजह से क्या होता है कि यह हमारे पास तक जब पहुंचती है तो इसमें ये जितना भी, ये मान लीजिए कि ऐसे निकलने वाला जो प्रकाश तरंगे हैं, ये तरंगों में एक ऊर्जा की मात्रा होती है और इसमें इसको बोलते हैं फोटोन। फोटोन का उपस्थिति होता है। फोटोन जो है यह एक एनर्जी बंडल है, यह ऊर्जा का एक रूप है जो अपने आप में, इसको हम ऊर्जा बंडल या ऊर्जा गांठ भी बोलते हैं। तो जो सूर्य से चलने वाला जो सोलर फ्लेम है, इसके माध्यम से हमारे पास तक जो किरणें पहुंचती हैं, इसी फोटोन के माध्यम से ऊर्जा हमारे पृथ्वी तक पहुंच पाता है। इसके साथ साथ इसमें पाराबैंगनी किरणें भी होती हैं। हम लोग किरणों को पढ़ेंगे कि किरणें कैसे कैसे होती हैं, इनके जो तरंग दैर्घ्य होते हैं, इनकी जो आवृत्तियां होती हैं, इसके आधार पर हम लोग इसको कई भागों में बांटे। तो यह एक पाराबैंगनी, जो आपसे प्रश्न पूछा जाना है इस पर बात करिए। जो आपसे पूछा जाएगा वो ये कि सूर्य के जो आंतरिक भाग है इसका टेम्परेचर कितना है। तो अंदर का तापमान है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, जो बाहर का तापमान है ये है 6000 डिग्री सेल्सियस। अंदर जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, इस ऊर्जा के निर्माण के लिए जो जिम्मेवार है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा सूर्य के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। इस संलयन प्रक्रिया में 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर के और एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और इस दौरान जो भारी मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, यही ऊर्जा हमारे पास तक प्रकाश किरणों के रूप में पहुंचता है। और ये जो प्रकाश है इसका जो कुल गति होता है, इसका हम लोगों ने अभी जस्ट पिछला जो पेज था उस पर हम लोगों ने बात किया था कि कुल जो इसका गति है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से यह गति करती है। तो ये सूर्य है और सूर्य से संबंधित बस इतना ही चीजें, इसमें बहुत चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसके हम लोग बनावटों को भी एक बार देख लेते हैं कि ये जो बाहर वाला चीज है ना, ये इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर, वर्णमंडल। अच्छा, ये जो अंदर का जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर, इसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। यह है क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। यह जो है यह इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। जो बाहरी हिस्सा है, जो लाल चमकता हुआ भाग है, इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। तो सबसे जो ज्यादा तापमान है वह इस अंदर वाला
जो हिस्सा है यहीं पर है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि सूर्य के अंदर ये सोलर स्पॉट उत्पन्न हो जाते हैं। सोलर स्पॉट कहने का मतलब है कि एक ऐसा धब्बा जहां पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो जहां पर धीमी होती है वहां पर एक स्पॉट दिखने लगता है, एक धब्बा दिखने लगता है, और इस धब्बा को हम सोलर स्पॉट या सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक का जो घटना है, इस घटना में अगर एक बार यह उत्पन्न हो जाए तो इसको पूरा होने में 11 वर्ष लगते हैं। मतलब एक बार इसका प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो 11 वर्ष में यह अपने चरम पर पहुंचता है और फिर 11 वर्ष में यह समाप्त होता है। तो ये कुल मिलाकर के इसका जो पीरियड्स है वह 22 वर्ष का है। इस दौरान पृथ्वी पर कई तरह के फ्लक्स चलते हैं और यहां से जो चलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं यह धरातल पर पहुंच करके और हमारे रेडियो, टीवी, रडार या अन्य जो सिग्नल भेजने वाले जो रेडियो तरंगों से संबंधित जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको ये प्रभावित करते हैं। तो कुल मिलाकर सूर्य से संबंधित इतने ही डाटा आपको याद रखने हैं। इस डाटा को आप ये PDF के रूप में आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर यदि कोई समस्या आ रहा है तो आप दिए गए जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप वहां पर कॉल करके हमारे जो भी कंसर्न जो स्टाफ होंगे आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा एक ऑलमोस्ट सूर्य का स्थिति। हम लोग जो अगला जो क्लास है ना इसमें हम लोग करने वाले जो हैं उसमें ये करेंगे कि ये सूर्य के साथ साथ अब हम लोग सीधे सीधे आएंगे इस सोलर सिस्टम, ये पृथ्वी पर। हमारा जो पृथ्वी है वो यहाँ पर, ये हमारी पृथ्वी रही। तो लोग पृथ्वी पर को सीधे सीधे अब टारगेट करेंगे क्योंकि सौर मंडल में, अच्छा ऑलमोस्ट हम लोग सौर मंडल का एक विस्तृत खाका बना लेंगे जिसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा कि जो स्थितियां हैं, अगर मान लीजिए कि ये हमारे सूर्य हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं फिर क्लास समाप्त करेंगे। ऐसे मान लीजिए कि ये सूर्य है और सूर्य को हमने केंद्र में लिया है, ये केंद्र है। तो सूर्य से जो बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर ये मान लीजिए कि हमारा सूर्य हो गया, तो जो प्रश्न आपके आने वाले हैं वो ये आता है कि सूर्य से जो बढ़ता हुआ क्रम है, मतलब जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों का जो स्थिति हो कैसा है, स्थिति के बारे में पूछे जाते हैं। इसे पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है। दूसरा जो ये पूछा जाता है कि आकार के अनुसार इनका स्थान कौन है, यानी कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है। इनका नाम पूछ लिया जाता है कि ये कौन कौन से ग्रह हैं, इनका उपग्रह कौन कौन सा है, इनका जो निक नेम है, उपनाम है, उपनाम क्या है। तो कुल मिलाकर के यही सारी जो चीजें हैं इसको हम लोग एक एक करके जो नेक्स्ट वीडियो है आप उसमें आप देख पाएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है वह प्ले लिस्ट में आपको ज्योग्राफी के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा और वहां से आप इसको कंटिन्यूअस देख पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।